तो ये स्मॉल कैप में वापस से हम देख रहे हैं टर्न अराउंड आता हुआ, अच्छा परफॉर्मेंस नजर आ रहा है कुछ स्कीम्स का। इसे आप कैसे रीड कर रहे हैं, क्योंकि हमने अब स्मॉल कैप इंडेक्स में भी बढ़त जो है वो देखनी शुरू कर दी है। आप इसे कैसे देख रहे हैं धनंजय जी, स्मॉल कैप में क्या चल रहा है? थैंक यू प्रियंका जी फॉर मी ऑन द शो। प्रियंका जी, अगर आप देखें ना, अगर जस्ट आई जस्ट गो बैक मे बी 5-6 साल पहले, 2020 में कोविड के समय जो था ना, आप देखेंगे तो हमारा जो लार्ज कैप जो ओवरऑल वेटेज था ना मार्केट कैप का, इट वाज अराउंड 75%। और बाकी मिड और स्मॉल कैप वाज कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 25%, राइट, दैट वाज द वेटेज। अभी रिसेंट डेटा ये कहता है कि जो ओवरऑल जो हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसमें लार्ज कैप का कंट्रीब्यूशन 57% हो गया है, वेर इन मिड और स्मॉल कैप जो है ना वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रिमेनिंग 43%। और इसमें सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि 20% जो आज के डेट में वेटेज इंडेक्स का हो गया है स्मॉल कैप। अब ये जो यूनिवर्स है ये अलग ही लीग पे है मैम राइट नाउ, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट वहां पैसा डालता है जहां पर लगता है कि ग्रोथ की संभावना ज्यादा बढ़ती है। तो ये जो आज के डेट में आप देखा है जिस तरीके से रिकॉर्ड इनफ्लोज आ रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण है आपका प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन। मुझे लगता है कि अर्निंग ग्रोथ जो है ना वो सबसे बड़ा की ड्राइवर होता है कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्स या कोई भी पर्टिकुलर स्कीम को रन करने के लिए। तो मुझे लगता है कि दैट इज वन ऑफ द ड्राइविंग प्रिंसिपल जिस तरीके से हम ये रिकॉर्ड इनफ्लो देख रहे हैं। और आप देखिए कि कहीं ना कहीं लास्ट 2 साल से अगर हम ट्रैक करें बैलेंस शीट्स को, नंबर्स को, अर्निंग एक्सपेक्टेशन को, तो काफी एक बुलिश ट्रेंड सिनारियो आ गया। लेकिन ये जो आप इनफ्लो देख रहे हैं इसमें एक और कारण है जो हम जिसे रिसेंसी बायस कहते हैं, क्योंकि लास्ट 2-3-4 महीने में रिटर्न्स काफी अच्छे बिल्डअप हो रहे थे। तो ऑब्वियसली आप देखो जहां पर रिटर्न बनता है वहां पर कभी कभी इन्वेस्टर रिटर्न चेजिंग भी करते हैं। तो दैट इज वन मोर रीजन वाई हमने ये रिकॉर्ड इनफ्लो देखा है। ओके, अब मुझे ये बताइए तो अभी क्या करना चाहिए स्मॉल कैप में? क्या मुझे इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए? और सभी स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्म करें ये भी ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप कहेंगे कि हाँ आप एक स्मॉल कैप ऐड कीजिए, तो फिर कैसे मैं सिलेक्ट करूं? बिकॉज मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूं, मुझे नहीं पता ये आगे कैसा परफॉर्म करेंगे। अब मैं किस घोड़े पर दांव लगाऊं अभी? करेक्ट मैम, जनरली जब हम एसआईपी की बात करते हैं ना, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मैं हमेशा कहता हूँ एक्चुअली इसका नाम होना चाहिए स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट प्लान। इसलिए मैं कहता हूँ कारण क्या है कि हम जब बात करते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का एक्चुअली फाउंडेशन बनता है जहाँ वॉलेटिलिटी है, जहाँ फ्लक्चुएशन है। तो एज अ इन्वेस्टर मुझे ये पता है कि अभी हमने अच्छी रैली देखी है, आपने ऑलरेडी डेटा दिखा है कि कुछ कुछ जो फंड्स हैं उनका रिटर्न डबल डिजिट में है, 20-25+, दैट्स अ वेरी फैंटास्टिक रिटर्न। कभी भी एज अ लमसम स्ट्रैटेजी, दिस इज व्हाट आई रेकमेंड टू मोस्ट ऑफ माय इन्वेस्टर्स, अगर आपको लमसम डालना है ना तो हमेशा स्टैगर्ड में होगा। लमसम कभी भी थोक में नहीं डालते हैं। अगर आपके पास सबसे 50 लाख रुपए हैं, इफ यू वांट टू कमिट फॉर अ लॉन्ग टर्म इन अ स्मॉल कैप फंड, आप कर सकते हैं स्टैगर्ड वे में। वही सेम रेशियो 40-30-30। तो अगर आपको लग रहा है कि यस यू आर बुलिश, आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है, 40 रुपीज अभी डालिए। और रिमेनिंग जो पैसा है मे बी 3 से 6 महीना या 6 से साल भर में, अगर आपको कोई सिनारियो दिखता है जहां पर 5-10% का कोई हेल्दी करेक्शन आए तो वहां पर आप री एंटर कर सकते हैं। तो मंत्रा बहुत सिंपल है। एसआईपी तो एवरग्रीन है। मुझे लगता है कि एसआईपी का जो फाउंडेशन है वो कहीं ना कहीं स्मॉल कैप ओरिएंटेड ज्यादा मुझे लगता है। बट लमसम के लिए स्टैगर्ड अप्रोच जो होगा ना वो सबसे क्लासिकल अप्रोच होगा। रही बात स्कीम को लेके कि कौन सी स्कीम में हमको पैसा डालना है, वो डिपेंड करेगा अगेन फंड मैनेजर के ऊपर। आप स्कीम की कैश होल्डिंग देखिए, आपने जो डेटा पॉइंट दिखाया कि लास्ट 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड किया है, फंड मैनेजर जो मैनेज कर रहा है कितने साल से उस फंड के साथ कंसिस्टेंट है। और ये जो ओवरलैपिंग है ना, ये इसकी चैलेंजेस जनरली आपको स्मॉल कैप में बहुत कम मिलेगा। ऑन एन एवरेज हम देखेंगे तो इंडस्ट्री का रेशियो है अराउंड 18-20, जो कि एक बहुत हेल्दी ओवरलैपिंग रेशियो है। जहां पर अब दो स्मॉल कैप फंड लेते हैं तो वो सेम पोर्टफोलियो दूसरे फंड में होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ऑलमोस्ट कम रहती होगी भी तो 18 से 20%। तो यू क्रिएट अ क्लीन पोर्टफोलियो जहां ओवरलैपिंग नहीं है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से फंड का रिटर्न परफॉर्मेंस है, अगर एक 5 से 7 साल या 10 साल का टाइम फ्रेम है तो डेफिनेटली एंट्री बन सकती है अभी। ओके, सो अब मैं यही चार्ट जो है रिटर्न्स का, मैं उसे बोलूँगी एक बार हम फिर से दिखाएं वो प्लेट। और मैं आपसे धनंजय जी ये पूछना चाहूँगी कि जब मैं बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड को देख रही हूँ तो 1 ईयर रिटर्न इसका 29.4 है। सो ये मुझे बिल्कुल एब्सोल्युटली नंबर 1 लग रहा है। लेकिन वहीं जब मैं देख रही हूँ ITI स्मॉल कैप, तो वो 3 ईयर में जो है वो 26.5% CAGR दे रहा है, और 3 ईयर्स में बैंक ऑफ इंडिया का 24% के आसपास का CAGR दे रहा है। सो
हाउ डू आई चूज, क्योंकि ये जो है ना, ये वेरिएशन मुझे नजर आ रहा है। 1 ईयर में अगर मुझको बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप टॉप पे दिख रहा है, लेकिन 3 ईयर में मुझे लग रहा है कि भाई आईटीआई का स्मॉल कैप ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, इनफैक्ट इन्वेस्को स्मॉल कैप भी उनसे ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। सो हाउ डू आई मेक माई डिसीजन? मैम इन्वेस्टमेंट में ना दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक होता है दिशा और दूसरा होता है दशा। तो जब हम पूर्णिमा का चांद देखते हैं ना, तो हमको क्या लगता है कि ये कितना सुंदर दिख रहा है, लेकिन उसके नेक्स्ट दिन जो है ना सिनारियो कुछ और हो जाता है। और जब हम अमावस के दूसरे दिन वाला चांद देखते हैं तो कुछ सिनारियो और रहता है। तो आज क्या हो रहा है उसको देख के अगर हम ये प्रेडिक्ट करें कि हमको किस में डिप्लॉय करना है, इट विल नॉट बी गुड ऑप्शन। तो मुझे लगता है कि एज ए इन्वेस्टर गेट इट डाइवर्सिफाइड। आप दो तीन स्कीम रखिए अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि आपको पता है कि इन्वेस्टिंग का एक थ्योरी कहता है द विनर्स ऑफ टुडे मे नॉट बी द विनर्स ऑफ टुमारो, और जो लूजर ऑफ टुडे विल नॉट बी द लूजर ऑफ टुमारो। तो ये रोटेशन चलता रहता है। एज ए इन्वेस्टर कभी बैंक ऑफ इंडिया का नंबर 1 में रहेगा, कभी आपका आईटीआई का रहेगा, कभी इन्वेस्को का रहेगा। दिस विल ऑल हैपन, बट टू क्रिएट एन हेल्दी पोर्टफोलियो एटलीस्ट मुझे लगता है कि 5 मार्क का जो 5 साल का जो एवरेज बेंचमार्क है ना, वो बहुत रेलिवेंट है कोई भी इन्वेस्टमेंट में। तो आप अगर अपने स्क्रीन में देखेंगे ना मैम, तो 5 साल में ऑन एन एवरेज देखिए घुमा फिरा के वही 21 से 22% के आसपास जो है ना सीएजीआर हर फंड का एवरेज निकल जाता है। तो ज्यादा 1-2 साल के परफॉर्मेंस में दाव नहीं लगा के 5 से 7 साल जो रेफरेंस पॉइंट है ना, वो ज्यादा लॉजिकल रेफरेंस पॉइंट रहेगा मुझे डिसाइड करने के लिए कि मुझे पैसा कहाँ कमिट करना चाहिए। ओके, तो 5 ईयर का रिटर्न देखने में आपको ज़्यादा एक राउंडेड अप्रोच आप ले पाएंगे। ओके, आपने कहा कि आप 3 से 4 स्मॉल कैप रख सकते हैं। क्या आप ये बहुत ही अग्रेसिव पोर्टफोलियो नहीं बन जाएगा? कितने स्मॉल कैप मुझे रखने चाहिए? ओवरऑल पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप पर कितना एलोकेशन होना चाहिए? करेक्ट मैम, देखो हर पोर्टफोलियो की अलग अलग डिजाइनिंग होती है बेस्ड, आपने से कहा कि इट इज एग्रेसिव पोर्टफोलियो और मॉडरेट पोर्टफोलियो और कंजर्वेटिव। लेकिन जहां पर 5 से 7 साल का टाइम फ्रेम है ना, मुझे लगता है कि अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, 5 से 7 साल का टाइम फ्रेम है, 2 से 3 तो आपके पास एटलीस्ट एक स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो होना चाहिए इफ यू आर इन रेंज ऑफ मॉडरेट टू मे बी अ एग्रेसिव इन्वेस्टर। हाँ, जहां पर आप बहुत कंजर्वेटिव हैं, क्योंकि आपको पता है कि स्मॉल कैप में फ्लक्चुएशन भी ज्यादा होता है। तो जितना अच्छा कभी कभी हरियाली दिखती है, उतना ही रेड सिग्नल में जब मार्केट गिरता है तो उतने इम्पैक्ट भी आता है पोर्टफोलियो के ऊपर। तो आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी कितनी है विद रेस्पेक्ट टू योर पोर्टफोलियो कोरिलेशन, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनी इन्वेस्टर जो मॉडरेट और एग्रेसिव कैटेगरी के हैं, जनरली 2 से 3 मिनिमम स्मॉल कैप फंड्स तो पोर्टफोलियो में इज रिकमेंडेड, क्योंकि यूनिवर्स बड़ा है। मैम 250 के नीचे बाकी सब यूनिवर्स है, एंटायर स्मॉल कैप का यूनिवर्स है। तो अभी हम बात कर रहे हैं से टॉप 500 की, तो 250 हम लार्ज और मिड कैप में छोड़ देते हैं, रिमेनिंग 250 स्मॉल कैप है, उसके नीचे माइक्रो कैप है। तो स्मॉल कैप में स्मॉल कैप भी होगा और माइक्रो कैप भी होगा एज पर द डेफिनेशन ऑफ एम्फी, राइट। तो मुझे लगता है कि ये यूनिवर्स इतना बड़ा है ना, तो वहां पर स्टॉक पिकिंग जो अपॉर्चुनिटी है फंड मैनेजर को काफी शानदार होती है। इसीलिए हम देखते हैं कि पीपल जनरली टेंड टू हैव 2 to 3 मिनिमम स्मॉल कैप एक्सपोजर, सब्जेक्टेड उनका रिस्क प्रोफाइल वहां पर अलाउ करे। ओके, लॉन्ग टर्म का नजरिया होना चाहिए, तो 2 से 3 स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। पर लेकिन ओवरलैपिंग का खतरा भी रहेगा धनंजय जी। तो यानी जब हम स्कीम्स चुने तो हमें देखना होगा कि वो स्कीम में वो फंड मैनेजर कौन से स्टॉक्स पिक कर रहा है। करेक्ट, जैसे मैंने कहा कि मैम ऑन एन एवरेज अगर बात करें ओवरलैपिंग की, स्मॉल कैप में 18 से 20% है वेरी हेल्दी ओवरलैपिंग। क्योंकि ओके, अगर आप लार्ज कैप में चले जाएं तो लार्ज कैप में कहीं 40-45% भी है। तो ऑलमोस्ट आपका जो पोर्टफोलियो सेम पोर्टफोलियो दूसरे स्कीम में रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ओवरलैपिंग की ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि यूनिवर्स बड़ा है। 251 से लेके अगर हम बात करें नेक्स्ट 500, तो 500 स्टॉक का बास्केट एक फंड मैनेजर के पास है। और वहां पर उसको अगर कहीं ना कहीं चेरी पिकिंग करना पड़े तो काफी इजी है टू क्रिएट अ डिफरेंशियल पोर्टफोलियो। तो मुझे लगता है कि शायद ओवरलैपिंग विल नॉट बी अ बिग कंसर्न। यस, आप एक बार रन कर लें कि आपका जो दो स्कीम सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें रेशियो क्या है। अगर 18% से 20% के आसपास है तो डेफिनेटली यू गो एड। जहां पर 35-40% के ऊपर आ जाए वहां पर आप कोई स्कीम को चेंज करके फिर से एक बार रन कर सकते हैं इसको। ठीक है। तो अभी अगर आपको एक मैं कहूँ कि कोई जो है अपने पोर्टफोलियो में एक स्मॉल कैप ऐड करना चाहता है, तो आप उसे किस तरह के स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने की सलाह देंगे? अगर किसी को अभी लेट्स से 2000 की सिप शुरू करनी है एक स्मॉल कैप में और उनका टाइम होराइजन 7 ईयर प्लस है। मुझे लगता है कि मैम निपॉन के जो स्ट्रेटजीज है विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल कैप इज गुड, फ्रैंकलिन इज गुड,
अगर हम स्मॉल के स्पेसिफिक बात करें, निपॉन हो गया, इन्वेस्ट को अपने सेगमेंट में अच्छा कर रहा है। बंधन इटसेल्फ, अगर हम बंधन का ट्रैक रिकॉर्ड देखें वो भी अच्छा है। आपने जो लिस्ट शेयर किया मोतीलाल ओसवाल, देयर स्टॉक पिकिंग इज ऑल्सो गुड। तो आप इस प्लस माइनस कॉम्बो में क्रिएट कर सकते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल हो गया, फ्रैंकलिन हो गए, बंधन हो गया, इन्वेस्को हो गया। ये मेरे को लगता है तीन चार ऑप्शन है, इसमें से कोई भी एक दो पिक कर सकते हैं इन्वेस्टर, बेस्ड ऑन उनका पर्सनल चॉइस क्या है, और मे भी थोड़ा बहुत वो डेटा यूज कर सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए।